तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन का चैप्टर है। इसमें आज हम लोग करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑल्दो ये वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है, माइक्रो का मतलब ये होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है एज अ होल, मतलब बिग। ठीक है, तो मैक्रो मतलब मैक्रो का मीनिंग ये है आपका, क्या कहते हैं, लार्ज। ठीक है, बट व्हाट इज द स्मॉल एंड लार्ज? एक्चुअली यहाँ पे जो स्मॉल और लार्ज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की, एंड दैट इज यूनिट ऑफ इकोनॉमी। मतलब देखो क्या होता है जब मैं बात करता हूँ स्मॉल लेवल पे, स्मॉल मतलब एक छोटे लेवल पे, छोटा लेवल बोले तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि अ, मैं एक सिंगल इंडिविजुअल की बात करता हूँ। एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को क्या कहते हैं, उसके उसकी कुछ सर्टेन इनकम है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, सर्टेन इनकम है, इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं ये बताऊंगा कि यार एक वो बंदा है, तो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के बारे में भी यहाँ बात करेंगे ऑफ कोर्स। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि उसकी कुछ पर्टिकुलर डिमांड्स हैं। ठीक है, उसको इतनी सप्लाई मिल रही है या नहीं मिल रही है, क्या कहते हैं, मतलब मैं ओवरऑल क्या कह रहा हूँ इसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे, लाइक क्या कहते हैं, जो हमने केसेस कंसिडर किए थे वो एक इंडिविजुअल लेवल पे किए थे, नेशनल लेवल के केसेस हमने कोई ऐसे कंसिडर नहीं किए। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ऑरेंजेस का एग्जांपल ले लेता हूँ, कि लास्ट टाइम मैंने फ्रूट्स वाले एग्जांपल लिए थे कि 10 ऑरेंजेस है, 10 मैंगोज है, 10 बनानास है, वॉट एवर, क्या कहते हैं, अगर एक इंसान है तो उसको कंज्यूम करना है तो उसके लिए बेटर क्या होगा कि एक ही दिन में 10 खा जाए, फिर अगले दिन 10 या अगले दिन 10। तो ये तो बहुत बोरियत हो जाएगी, इससे बेटर क्या है वो हर दिन थोड़े ये खा ले, थोड़े ये वाला फ्रूट खा ले, थोड़ा ये वाला फ्रूट खा ले। तो एक्चुअली में मैं कर क्या रहा था, इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा था। तो वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे बात बात हो गई थी। बट व्हेन आई से कि मैक्रो, तो मैक्रो का मतलब क्या है, सबको मिला के। फॉर एग्जाम्पल हमारे कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सबकी इंडिविजुअल इनकम है, मे बी वो जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट इज कंसिडर्ड एज एन इंडिविजुअल इनकम। अगर इन सबकी मैं इनकम को निकाल लूँ और क्या कहते हैं एक नेशनल लेवल पे इसका एक डेटा रखूँ और नेशनल इनकम बोलूँ, तो ये जो नेशनल इनकम है ना ये डिनोट करती है एज अ होल, पूरी सारी इकोनॉमिक्स को एज अ होल कंसिडर करती है, राइट। अब क्या कहते हैं, मैं इंडिविजुअल लेवल पे कहता हूँ कि डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं यहाँ पे ना। आपको एक चीज बता दूं, इसमें हम टूल्स बोलते हैं कि कुछ टूल्स होते हैं, लाइक हम कोई भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है ना। इन द सेम थिंग, इन द सेम रेफरेंस, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, हम डिमांड और सप्लाई के रिस्पेक्ट समझते हैं, जो कि अभी आगे आएगा। और जब मैं बात करता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे जो हमारे टूल्स होते हैं ना वो होते हैं एग्रीगेट, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे टूल्स माने जाएंगे। और काफी सारे डिफरेंसेस हैं, आपको मैं सिखाऊंगा, तो वो जो जो मैं आपको बताऊंगा वो आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, जिनकी डेफिनेशन एज इट इज बताने वाला हूँ। तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बोलूंगा आप वो नोट करना। आप डायरेक्टली लिख सकते हो माइक्रोनॉमिक्स एंड यहाँ लिखना मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिख दी हैं, तो डेफिनेशंस में ना देखो ध्यान रखना, आप इकोनॉमिक्स को या बीएसटी हो गया ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें डेफिनेशन काफी मायने रखती है, क्योंकि थ्योरी काफी ज्यादा आती है। तो यहाँ पे थ्योरी एक्चुअली क्या होता है, सबको इकोनॉमिक्स तो चलो समझ में आती है, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आपको लिखने ही लिखने हैं। बेशक कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दोगे देन इट विल बी फाइन, वो आपकी कंसिडर करी जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज, यहाँ पे ध्यान रखना, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पे क्या है, द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये कभी गलती से भी भूलने का नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इतना। एक चीज और मैं बताता हूँ यहाँ पे, इसको ना हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं।
ये हमारी प्राइस थ्योरी थ्योरी कहलाती है। और इसको हम क्या कहते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ठीक है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम है, मतलब वो मैं कह रहा हूँ आपकी नेशनल इनकम से रिलेटेड। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में लोगों की इनकम काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जानना। उसी हिसाब से क्या कहते हैं, सरकार जो है अपनी पॉलिसीज बनाती है, और एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से भी पॉलिसीज बनती है कि एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इनकम कितनी है लोगों की, उस हिसाब से इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जाती है, डिसीजन। एंड जब मैं कहता हूँ इंडिविजुअल लेवल पे, तो हम लोग प्राइस थ्योरी के हिसाब से चलते हैं। आप खुद कंसिडर कर सकते हो अपने आप को। अगर आप मार्केट में कोई भी सामान लेने जाते हो, तो आप ये नहीं देखते कि भाई सामने वाले की इनकम कितनी है, भारत का एम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है, आप ये सब कंसिडर नहीं करते। व्हेन इट इज ऑन इंडिविजुअल लेवल, आप प्राइस पे जाते हो सीधा। अगर आप कार लेने जा रहे हो, यू विल गो फॉर द प्राइस। तो माइक्रो लेवल पे हम लोग प्राइस पे वो करते हैं, इसलिए प्राइस थ्योरी है। बट व्हेन इट कम्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम इनकम के बारे में भी सोचते हैं। मतलब क्योंकि ये एक बड़ा काम हो गया, ये एक इंडिविजुअल के लिए नहीं सोचा जा रहा, ये पूरी कंट्री के लिए सोचा। दिस इज मैक्रो। तो यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ टूल्स की, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया टूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी वर्क। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं वो है डिमांड एंड सप्लाई। और जब यहाँ की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो टूल्स हैं वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूँ मैं। यहाँ पे जब मैंने एग्रीगेट वर्ड यूज किया है, तो एग्रीगेट का मतलब यहाँ पे देखो, मेरा कहने का मतलब है, एक ना लेवल ऑफ एग्रीगेशन होता है। मतलब आप क्या कहते हो, एक डिग्री होती है एग्रीगेशन की, कि आप कितना ज्यादा एग्रीगेट करते हो चीजों को। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देखो, ज्यादा एग्रीगेट नहीं करते, आप इंडिविजुअल इनकम पे रह रहे हो, बट स्टिल आप कुछ ना कुछ तो एग्रीगेट कर रहे हो, अपनी इनकम को एग्रीगेट कर रहे हो। मान लो अपनी सेविंग आपकी डिफरेंट है, आपके एक्सपेंडिचर्स आपके बिल्कुल डिफरेंट है, आपने उन दोनों को तो एग्रीगेट करके इनकम बनाई ना अपनी। मतलब किया तो है कुछ ना कुछ एग्रीगेशन, बट एज अ होल नहीं किया पूरी कंट्री की इकोनॉमी का, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा कि आप कितना एग्रीगेट करते हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। यहाँ पे है लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, राइट। और यहाँ पे जब आप इसको लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। यहाँ पे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सारी चीजों को एग्रीगेट करना है, तभी आप पॉलिसीज फॉर्म कर सकते हो। हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, राइट, ये हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज और लिखनी है कि ये जो है ना, ये आपको मैंने बता ही दिया था, ये किस पे मेन फोकस करता है, प्राइस पे ना, इसीलिए प्राइस थ्योरी बोलते हैं। और ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे। तो यहाँ पे आप हम यहाँ पे एम पता है क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एम करते हैं टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे यहाँ पे आप लिखते हो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर पूछा जाए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है इट एम्स टू डिटरमाइन, it aims to determine price of a commodity or factors of production, factors of production and price of a commodity। और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लिखवा है एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखवा है। ये इंडिविजुअल लेवल का ऑब्जेक्टिव है। आपको मैं बता देता हूँ, जैसे अगर आप कोई नई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो या कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हो किसी भी आइटम, किसी भी कमोडिटी की, तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स को जरूर पढ़ोगे। आप ये जानोगे कि आपके एरिया के अंदर डिमांड कितनी है, उसकी सप्लाई कितनी हो रही है। तो ये सारी चीजों की जानकारी रखोगे। ठीक है, तो इससे आप क्या पता लगा पाओगे कि अच्छा डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आप प्राइस को तय कर दोगे कि अच्छा मैं इतना प्राइस रख देता हूँ तो मेरा जो भी प्रोडक्ट है वो बिकेगा। फिर और आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की तरफ भी ध्यान दोगे कि अच्छा ये फैक्टर्स है। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, अगर आपको स्टील की फैक्ट्री खोलनी है, तो मान लो आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वाटर भी आपका एक फैक्टर हो गया प्रोडक्शन। आपको एक लैंड चाहिए होगा, आपको लेबर चाहिए होगी, तो वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कम। तो आप अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ के उस जगह की पता लगा सकते हो। तो ये हो गया इसका एम।
जब मैं बात करता हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव जैसे यहाँ पे लिखा है ना, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, तो इससे क्या होता है, इट एम्स टू डिटरमाइन income and employment level of the economy. ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक फिफ्थ पॉइंट और लिखवाता हूँ इसका। एंड दिस फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे देखो एक ना चीज है, बेसिक अजम्पशन। ये कुछ अजम्पशंस के बिना तो होती ही नहीं थ्योरी, कुछ ना कुछ तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बेसिक अजम्पशन है ना, वो हम कहते हैं इसकी अलग है, इसकी अलग है। व्हेन इट कम्स टू माइक्रो इकोनॉमिक्स ना, तो हम यहाँ पे जो भी मैक्रो वेरिएबल्स है ना, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि वो कांस्टेंट है। इट अज्यूम्स ऑल मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे। और ये क्या करते हैं, इट अज्यूम्स ऑल द माइक्रो वेरिएबल्स एज कांस्टेंट या टू बी कांस्टेंट। अब मैं बात करता हूँ मतलब मैक्रो वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे। यहाँ पे सिंपल बात हो गई कि ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, लाइक नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स। मैं जब भी बात कर रहा हूँ सारी नेशनल के बारे में। नेशनल इनकम हो गई, ये कांस्टेंट है, हम ये मान के चलते हैं कि नेशनल इनकम कांस्टेंट है, ये हम अज्यूम करके चलते हैं व्हाइल कंसीडरिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। एंड ऐसी कंजम्पशन भी हम मानते हैं कि भाई पूरे इंडिया की कंजम्पशन अभी ऐसे नहीं बढ़ने वाली इकट्ठी। जैसे आटे की कंजम्पशन है, तो आटे की कंजम्पशन जैसी है वैसी ही रहेगी पूरे ऑल ओवर इंडिया। ध्यान रखना, जब मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे, तो मैं इन सबको कांस्टेंट मानता हूँ और मैं नहीं मानता कि ये सारी चीजें चेंज होने वाली है। कंजम्पशन हो गई, सेविंग्स हो गई, इन सब इनको मैक्रो वेरिएबल्स बोलते हैं, नेशनल सेविंग, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, इट अज्यूम्स ऑल माइक्रो वेरिएबल्स बी कांस्टेंट। अब यहाँ पे कौन से माइक्रो वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ये भी जान लो आप। यहाँ पे हो गया लाइक डिसीजंस हो गए, फर्म्स ना डिसीजन लेती है, मतलब हर एक फर्म है वो अपने अपने डिसीजन लेती है, तो वो माइक्रो लेवल पे लेती है ना। किसी के क्या कहते हैं, किराने की स्टोर है मान लो, तो उसने कुछ डिसीजन ले लिया कि मैं अपने किराने की स्टोर को यहाँ से हटा के कहीं और लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे मान लो कि इस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं, यहाँ पे पुअर लेबर नहीं मिल रही है, क्या कहते हैं यहाँ की, क्या कहते हैं जो मेरे को काम करने वाले वर्कर्स हैं वो महंगे पड़ रहे हैं, तो वो अपने डिसीजन खुद लेता है। तो मैक्रो लेवल पे हम लोग इन सब चीजों को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि भाई ये बदल जाएंगी इतना, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे माइक्रो वेरिएबल्स में कह रहा हूँ डिसीजंस ऑफ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, राइट। एंड मान लो प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। अब देखो जैसे कि प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट से मतलब है कि जैसे हमें मान लो, जब मैं बात कर रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसको ना हमेशा रिलेट किया करो लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज में मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे आप जब जाओगे आपको पता चलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हालांकि ये दोनों दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि क्या कहते हैं इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो हमेशा ध्यान रखना बहुत डिप्लोमेटिक सा आंसर मिलेगा और उस आंसर में बोलेंगे कि दोनों इक्वल है, लेकिन वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने आपको बोला जब व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को ध्यान रखना। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एक कुछ मामूली जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है उनकी प्राइसेस से ज्यादा चेंज होने वाली नहीं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट माने जाते हैं, इसलिए आपकी जो मान लो इंडिविजुअल प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनको कांस्टेंट माना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, लास्ट पॉइंट है एग्जांपल्स। अगर मैं बात करता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल में, तो इंडिविजुअल इनकम हो गया। इंडिविजुअल इनकम एक एग्जांपल है। इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल आउटपुट ये हो गया। और इसमें बस नेशनल वर्ड लगा देना,
ये बात करते हैं इसमें। नेशनल इनकम हो गया आपका, नेशनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल आउटपुट, व्हेन आई से नेशनल आउटपुट, देखो फर्क देख लो। मान लो कि मेरी एक स्टील की, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरी एक स्टील की क्या कहते हैं इंडस्ट्री है, ठीक है, मेरी एक स्टील की फैक्ट्री है, तो मैं जो प्रोड्यूस करता हूँ ना दैट इज एन इंडिविजुअल आउटपुट, और मैं जो कमाता हूँ दैट इज इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल आउटपुट मैं दे रहा हूँ, बट हमारी जो सरकार है वो क्या करती है, वो सारे के सारे जितने भी मेरे जैसे स्टील के प्रोड्यूसर होंगे उन सबका डेटा ले लेती है, और ये देखती है कि हमारी कंट्री कितना स्टील प्रोड्यूस कर पा रही है। यानी कि देख रहे हो आप, इंडिविजुअल लेवल को कंबाइन कर दिया सबके और एक नेशनल लेवल पे ले आए। तो ऐसे ही तो डेटा निकलते हैं कि इंडिया ने इस साल इतना स्टील एक्सपोर्ट किया या इम्पोर्ट किया। तो इसका मतलब एक इंडिविजुअल से बारे में बात नहीं हो रही, इकोनॉमी एज अ होल के बारे में बात हो रही। तो ऐसा होता है, स्टील हम इंपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, वो एज अ होल लिया जाता है। तो ऐसी नेशनल आउटपुट और ऐसी नेशनल इनकम। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्रो और माइक्रो, कभी भी ऐसा मत सोचना कि इंडिपेंडेंट है, दोनों चीजें बिल्कुल अलग है, ऐसा है ही नहीं। ऐसा मत सोचना मैंने इकोनॉमिक्स को ही डिवाइड कर दिया कि एक, जैसे मैं सब्जेक्ट्स को डिवाइड करता हूँ ना, मैथ्स अलग है, इंग्लिश अलग है, साइंस अलग है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स को मैंने डिवाइड ही नहीं कर सकता, ये एक्चुअली दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और कैसे करते हैं यहाँ पे मैंने आपको, हाउ माइक्रो डिपेंड्स, माइक्रो मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड कैसे करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, ये समझाया है। देखो आगे जाके आप लॉ ऑफ डिमांड वगैरह पढ़ने वाले कि डिमांड मतलब कैसे वेरी करती है, ठीक है, ये आगे आप पढ़ोगे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअल में लॉ ऑफ डिमांड ये जो सीखते हो ये सब पता कहाँ से आती है, जब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक बड़े ग्रुप का बिहेवियर को नोटिस करते हो, उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना दैट इज लॉ ऑफ डिमांड, वो बनता कर्व इसी की हेल्प से, क्या कहते हैं, व्हेन वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एंड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल आई मीन एक तरह से पूरी कंट्री का मान लो एज अ कंट्री में कंसिडर कर सकते। तो यानी कि एक माइक्रो को अगर आपको स्टडी करना है तो आपको मैक्रो की नॉलेज होनी पड़ेगी, यानी मैक्रो पे डिपेंड करती है। एंड व्हेन इट कम्स टू प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, देखो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था एक स्टील से रिलेटेड। अब अभी एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, लाइक ये ना हमारी इकोनॉमी के अंदर, पूरी कंट्री की, जब मैं बात करता हूँ इकोनॉमी के अंदर, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्री, कंट्री के अंदर किसी चीज का प्राइस अगर एक प्रिवेल कर रहा है, कि क्या कहते हैं, जो भी कंट्री के अंदर चल रहा है, तो उसी से हमारे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी भी सेट होती है। क्या कहते हैं, कंट्री के अंदर अगर आपका क्या कहते हैं जो सोने का दाम है, अगर पूरी कंट्री में बढ़ा पड़ा है, तो कोई भी सुनार ऐसा नहीं होगा कि भाई वो सस्ते में सोना दे देगा, उसका भी प्राइस इन्फ्लुएंस हो जाएगा किससे, आपकी जो कंट्री के अंदर प्रिवेल कर रहा है प्राइस में। तो देख लो ये प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कहने को तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बट ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जो इकोनॉमी के अंदर प्राइस चल रहा है उस पे। और जब मैं बात करता हूँ इकोनॉमी की, आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो कैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट क्या कहते हैं डिपेंड कर रहा है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट। तो देख रहे हो आप इंटरडिपेंडेंट है। एंड व्हेन इट कम्स टू मैक्रो, अब आप सोचोगे मैक्रो कैसे करता है माइक्रो में, तो देखो मैक्रो का एक इंपॉर्टेंट वर्ड है नेशनल इनकम। और एक बात बताओ, अगर मैं आपको इंडिविजुअल इनकम का डेटा ही ना दूं किसी का, तो आपके नेशनल इनकम निकाल पाओगे कंट्री की? नहीं। नेशनल इनकम एक्चुअली है क्या, इट इज सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द कंट्री। सबकी इनकम अगर आप मिला दोगे तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो बिना इंडिविजुअल इनकम के नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता। तो देख रहे हो आप कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करती है। व्हेन इट कम्स टू एग्रीगेट डिमांड, अगर आपको एग्रीगेट डिमांड का पता लगाना है तो आपको इंडिविजुअल हाउस होल्ड डिमांड्स भी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घरों के अंदर, अब मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आजकल कोविड-19 की वजह से मास्क का वो चल रहा है, इट्स लाइक मास्क की बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है, सब हाउस होल्ड को मास्क चाहिए, सैनिटाइजर चाहिए। तो अब एक्चुअल में सबकी इंडिविजुअल तो बढ़ गई, तो उसी इंडिविजुअल की वजह से हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है ना मास्क एंड सैनिटाइजर की, वो भी तो बढ़ गई। तो कैसे देखो इसने क्या कहते हैं डिपेंड करती है ये सब चीजें।
ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे बढ़ी इसीलिए एग्रीगेट लेवल पे बढ़ी। ठीक है, तो ये उल्टा ट्रू नहीं है, एग्रीगेट लेवल पे बढ़ ही नहीं सकती जब तक इंडिविजुअल लेवल पे ना बढ़े, समझ रहे हो? तो यहाँ पे डिपेंड कर रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो और ना आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट है, ये कभी कभी पैराडॉक्सेस भी हो जाते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स। मतलब कोई चीज माइक्रो के लेवल पे देखोगे तो वो अच्छी है, बट वो मैक्रो के लेवल पे वो खराब कर देगी मैक्रो। अब ये बात आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, तो मतलब आपको एक एग्जांपल दूंगा उससे समझाऊंगा तो क्लियर होगी। अब माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, हम लोग इंडिविजुअली अगर देखें, सेविंग्स आर इम्पोर्टेंट, राइट? अगर मैं कहता हूँ कि एक फैमिली है वो सेविंग करती है बहुत, वेरी गुड, ये तो बेनिफिट वाली बात होगी, बहुत सेविंग कर रही है भाई फैमिली, कितना बेनिफिट होएगा, घर बनाएगी, ये होएगा वो होएगा, है ना? सेविंग्स सेविंग्स कैश इकट्ठा करे जा रहे, इकट्ठा करे जा रहे, इकट्ठा करे जा रहे। बट अब ये सोचो, सबके सभी सेविंग करने लग गए, सबके सब सारी सेविंग कर रहे हैं। मान लो कि किसी की 60,000 इनकम है, वो 40,000 सेव कर, दूसरा घर है वो भी 40,000 सेव, सारे के सारे इकट्ठा करे जा रहे हैं पैसा, दे दनादन पैसे पैसे इकट्ठे कर। तो होगा क्या अगर आप खर्च ही नहीं करोगे? अब मानो, देखो ये बहुत बड़ी चीज है कि मान लो कि आपकी एक केक पेस्ट्री की शॉप, ठीक है? अब जो बंदा एक्सट्रीम सेविंग करे जा रहा है, मान लो पूरी इकोनॉमी सेविंग करने लग गई, तो भाई केक पेस्ट्री कौन खाएगा? तो सेविंग करते रहेंगे, मतलब वो लीजर वाली जो भी चीज है वो तो स्पेंड करेंगे ही नहीं, वो कहेंगे बस आटा दाल काफी है, आटा दाल चावल उससे काम चलाते हैं। तो अब ये सोचो, जो बंदा सेव कर रहा था पैसे किससे, अपने काम से, और उसका काम था केक पेस्ट्री का, अगर मान लो सारे के सारे सेव करने लग जाते हैं तो उसकी तो केक पेस्ट्री कोई नहीं खाएगा, आगे उसके पास पैसे ही नहीं बचेंगे सेविंग के लिए। तो एक तरह से ये पैराडॉक्स हो गया। अगर आप ये देखोगे कि क्या कहते हैं, सेविंग इज गुड, बट अगर पूरी इकोनॉमी सेव करने लग जाएगी तो स्पेंड कौन करेगा पैसा? और अगर कोई पैसा खर्च नहीं करेगा तो भाई दुकानें कैसे चलेंगी लोगों की, और दुकानें नहीं चलेंगी तो वो आगे सेव कैसे करेगा? तो इट्स अ काइंड ऑफ पैराडॉक्स कि जो चीज माइक्रो के लेवल पे ठीक लग सकती है आपको, लेकिन अगर वो मैक्रो के लेवल पे चली जाए तो वो ऑपोजिट क्रिएट कर देगी। मतलब आप माइक्रो लेवल पे सेविंग करते हो, लेकिन यही चीज मैक्रो लेवल पे होने लग जाए, सब करने लग जाए वही सेम चीज, तो क्या होगा? सारे के सारे बिजनेसेस ठप, स्पेंडिंग हो नहीं रही बाहर, डिमांड ही नहीं है किसी चीज की, क्योंकि लोग कुछ करने नहीं चाहते, खरीदने ही नहीं चाहते हैं, उनकी कोई डिमांड ही नहीं आ रही। और अगर ऐसा होगा, ये जो लोग कमा रहे थे पैसे, जिसमें से सेव कर रहे थे, वो बिजनेसेस से ही तो कमा रहे थे, या जिस भी चीज से कमा रहे थे वो ही चीज कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया डिमांड, तो वो उन्हीं पे भारी पड़े। तो कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन भी मैं पुट ऑन कर सकता हूँ कि वी से सेविंग इज गुड, बट व्हाई इट इज नॉट गुड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑन अ मैक्रो लेवल? तो आप इसका बता सकते हो, मैक्रो लेवल पे अगर हम सेव करने लग गए तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सारे सेव करेंगे, स्पेंडिंग विल बी लेस, लोग कम खर्चा करेंगे तो चीजें कम खरीदेंगे। कम किससे खरीदेंगे? हम लोगों से ही, क्योंकि है तो हम ही लोग जो बेच रहे हैं सारी चीजें, वट एवर गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, राइट? तो इसीलिए बोलते हैं माइक्रो एंड मैक्रो का एक पैराडॉक्स है। द थिंग विच इज गुड इन माइक्रो कैन अफेक्ट अस बैक द मैक्रो लेवल। मतलब अगर हम उसको मैक्रो पे ले आते हैं तो वो माइक्रो पे वापस असर कर जाएगा। तो ठीक है, ये माइक्रो एंड मैक्रो के पैराडॉक्सेस है। ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा कि माइक्रो एंड मैक्रो के पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, तो आप इसको एक डेफिनेशन में बता सकते हो कि देखो, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, एक एब्सर्ड होता है और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट होती है, बट वो ट्रू भी होती है, दो ऑफन अ ट्रू स्टेटमेंट। तो आप ऐसा लिख सकते हो, पैराडॉक्स क्या होता है? जो पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स अ इज अ सीमिंगली, मतलब वो लगता है, सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी
कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, दो ऑफन अ ट्रू स्टेटमेंट, बट होती तो वो ट्रू है। जैसे सेविंग कोई बुरी बात थोड़ी है, कोई कह ही नहीं सकता कि सेविंग बुरी बात है, बट जब वो मैक्रो लेवल पे आ जाएगी भाई वो तो बुरी बात बन जाएगी, बट इंडिविजुअल लेवल पे वो बुरी बात भी नहीं है। तो ये काइंड ऑफ पैराडॉक्स हो गया, जो मैं कह रहा हूँ मैं खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल में क्वेश्चन आता है हमेशा कि इम्पोर्टेंट कौन सी ज्यादा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट है या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कभी भी एक का स्टैंड तो हम ले नहीं सकते कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट है या मैक्रो इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट है। तो आप इसका आंसर तो सीधा सीधा यही लिखोगे कि both the approaches are supplement to each other, both the approaches मतलब मैक्रो और माइक्रो अप्रोचेस आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा है, दोनों सप्लीमेंट है। द सुपीरियोरिटी ऑफ एनी वन अप्रोच ओवर द अनदर कैन नॉट बी, इनकी जो सुपीरियोरिटी है ना ऑफ वन ओवर अदर कैन नॉट बी क्लेम्ड। ध्यान रखना, इनको हम ऐसे क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना हमें क्या करना पड़ता है, तो लेकिन बट कहीं ना कहीं समवेयर हमें ये पता है कि हम जितनी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं मेनली ओवरऑल कंट्री का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चीज ज्यादा अच्छी है या दूसरी चीज ज्यादा अच्छी है, ऐसा नहीं कहते। बट हम यहाँ पे इसको डिप्लोमेटिकली ये बोल देते हैं कि देयर इज अ नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो। ठीक है, हम बोलते हैं कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए सेपरेट मतलब एक सेपरेट थ्योरी हमें चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, यहाँ पे आप लिखना एज, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाई देयर इज अ नीड टू व्हाई देयर इज अ नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप ऐसे लिख सकते हो नीड फॉर सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका रीजन आप दे सकते हो, बहुत इजीली आप इसका रीजन दे सकते हो, बिकॉज माइक्रो है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्ड, किस चीज में फेल हुई, फेल्ड टू स्टडी द एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, सब अपने से मतलब रख के कंट्री नहीं चला सकते, अगर सब अपने अपने से मतलब रखेंगे तो कंट्री कैसे चलेगी। इसका एग्जांपल मैंने सेविंग से बताया था आपको। तो एज अ एग्रीगेट हम माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें कुछ आंसर नहीं देती है, इसलिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स करती क्या है एक्चुअली, तो आप लिखोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग of an economic system as well as explain the various macroeconomic macroeconomic paradoxes। जो भी मैंने आपको बताया मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस भी एक्सप्लेन करती है। तो इसीलिए देयर इज अ नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो। बेसिक तो माइक्रो है, बट उसको जब इनलार्ज किया जाता है एक बड़े लेवल पे तो मैक्रो है, और उसी मैक्रो पे डिपेंड करती है वापस माइक्रो, उस माइक्रो पे डिपेंड करता है मैक्रो। तो ये एक इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक को निगलेक्ट करो, दिस इज नॉट पॉसिबल।
तो आज की क्लास में हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम क्या कहते हैं नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। नेक्स्ट वीडियो में हम वही वर्क करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर दिस चैनल योगित क्लासेस। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगित क्लासेस।